अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से एलिमेंट्स ऑफ सी चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर एक्चुअली हम आइडेंटिफायर को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ऑपरेटर्स का जिक्र आएगा कि ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है, ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटा टाइप किसे कहते हैं, डेटा टाइप की फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और कब कौन से वेरिएबल के लिए किस किस्म की डेटा टाइप डिक्लेयर की जाती है। टाइप कास्टिंग का जिक्र करेंगे, कमेंट सेक्शन का जिक्र करेंगे कि अगर ड्यूरिंग प्रोग्राम आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, किस लिए किया जाता है और कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर्स are the names used to represent variables, constants, types, functions and the label in the program। बच्चों याद रखें, आइडेंटिफायर्स बेसिकली रिप्रेजेंटेटर का नाम होता है। लाइक आपका नाम फॉर एग्जांपल असद, अली या कोई भी नाम है आपका, तो वो जो आपका नेम है वो क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटर। आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हैं कौन। आप असद हैं जी, असद नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप एक मेल हैं। आपका नाम है फॉर एग्जांपल आयशा, सही, तो ये आयशा नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई फीमेल स्टूडेंट है। बात समझ आ रही ना। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी फंक्शन, लेबल, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब आइडेंटिफायर्स जो हैं, जब आप इन्हें यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, वेरिएबल का नाम रख रहे होते हो दूसरे अल्फाज के अंदर, या उसे लेबल दे रहे होते हो, तो आप कितना बड़ा उसका नाम रख सकते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा कि वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाता है या आइडेंटिफायर का जिक्र करते हैं, तो आइडेंटिफायर मैक्सिमम कितने साइज़ का हो सकता है, मैक्सिमम उसकी जो लेंथ है या नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने यूज़ होते हैं। तो याद रखें कि आइडेंटिफायर 31 मैक्सिमम कैरेक्टर्स तक का हो सकता है, यानी उसकी जो लेंथ है मैक्सिमम कितनी होगी, 31। ओके, लेकिन अगर आप 31 से ज़ायद यूज़ कर देते हैं, मीन आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं और उसकी जो लेंथ है वो 31 से एक्सीड करके 40 तक ले जाते हैं, 50 तक ले जाते हैं, हालांकि इतना बड़ा नेम होता नहीं, कैसे नाम रखेंगे ये आगे चल के रूल्स हम जैसे डिस्कस करेंगे ना, कि वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए या वेरिएबल को नेम देने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके आप लोग नेम दे सकते हैं, आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि कितना बड़ा नाम रखना है, कैसे रखना है और उस नेम की अहमियत क्या है। तो फ़िलहाल इतना पता होना चाहिए कि 31 कैरेक्टर्स तक का नेम आपका कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सीड कर जाए, आप 31 की बजाय 32 रख दें, आपने काउंट तो नहीं किया, तो देन होगा क्या, 32, 33 सो ऑन, यानी 31 की रेंज से आप बढ़ गए, तो 31 तक के जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर है ना, वो कंपाइलर नेम कंसीडर कर लेगा, आइडेंटिफायर्स के तौर पे कंसीडर कर लेगा, और 31 से जो आगे आपने एक्स्ट्रा यूज़ कर दिए हैं, यानी आपने अल्फ़ाबेट डाल के जो उसकी रेंज बढ़ा दी है, तो वो बाकी का जो पोर्शन है वो कंपाइलर क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा। There are two types of identifier in C, standard identifier and second one is user identifier। सबसे पहले जिक्र करते हैं जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स का। ये वर्ड आपने बेटा पहले भी सुना, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। आपने प्री डिफाइन का लफ्ज़ सुना, स्टैंडर्ड का सुना, बिल्ट इन का सुना। तो याद रखें, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक इस तरह का आइडेंटिफायर होता है, एक इस तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके अंदर हम रिज़र्व वर्ड्स को यूज़ करते हैं। रिज़र्व वर्ड क्या होते हैं, जिसे आप कीवर्ड बोल रहे होते हो। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स का नाम है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने वाले तमाम वर्ड्स जो प्री डिफाइन होते हैं, जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई टास्क असाइन होता है, आप उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप जब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की बात करते हैं, तो जो
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर कंसिस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पे stdio.h ही यूज़ कर सकते हो। वेन एवर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए आप मैथ डॉट एच यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ नहीं कर सकते, जो कि ऑलरेडी हैं कीवर्ड ही, लेकिन आप उनका मकसद भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? लाइक अगर आप न्यूमेरिक डाटा के अंदर इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप इंटीजर डाटा स्टोर करवाने के लिए आप कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ कर दें, आप फ्लोट यूज़ कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, या आप अपनी मर्ज़ी से डाटा टाइप का नेम नहीं रख सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन, यूज़र आइडेंटिफायर, जिसे आप यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर से मुराद इस तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करता है, जो यूज़र खुद डिफाइन कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रूल्स, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके नाम रखना। लाइक अगर किसी स्टूडेंट के उसने मार्क्स सेव करवाने हैं, 40 हैं, 50 हैं, 70 हैं, 98/100 हैं, जितने भी हैं, तो जब वो मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए किसी वेरिएबल को नेम देगा, यानी मार्क्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जौन सा वेरिएबल का नाम रखेगा, वो नाम बेसिकली यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इस तरह का आइडेंटिफायर जो यूज़र खुद डिफाइन कर रहा होता है, जिसका नाम खुद रख रहा होता है, वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। व्हेनेवर अगर प्री डिफाइन कीवर्ड को यूज़ करके यूज़र किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो इस तरह के आइडेंटिफायर का नाम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, C is a case sensitive language. This means that C compiler considers uppercase and lowercase letter to be distinct characters. For example, the compiler considers square area, ये capital के अंदर लिखा, and the square area small letter के अंदर, as two different identifiers referring to different memory locations. Mean ये कि आपने अगर कोई कैपिटल लेटर यूज़ करके किसी वेरिएबल का नेम रख दिया और सेम उस तरह का ही नेम आपने स्मॉल लेटर यूज़ करके रखा, तो ये दो सेम नेम नहीं होंगे, यहाँ पे ये दो सेम आइडेंटिफायर्स नहीं होंगे। केस सेंसिटिविटी से मुराद ऑलरेडी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। मीन अपर लेटर, अपर केस और लोअर केस के जितने भी लेटर्स हैं सब अलग अलग वेरिएबल हैं। आपने इंटीजर डाटा टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, तो आप उसका कैपिटल ए यूज़ नहीं कर सकते। कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग वेरिएबल होंगे, दो अलग आइडेंटिफायर्स होंगे। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट मूव करें, शॉर्ट क्वेश्चन, कीवर्ड किसे कहते हैं? डिफाइन कीवर्ड, व्हाट इज़ कीवर्ड से रिलेटेड अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, तो याद रखें इससे रिलेटेड हमने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, लाइक इंटीजर के लिए आप इंट यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग के लिए आप फ्लोट यूज़ करते हो, कोई कंडीशन लगाना हो तो वहाँ पे आप अक्सर इफ़ कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। आगे चल के कंडीशनल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लूप के लिए जो 3 कंडीशनल लूप हैं, फॉर लूप के लिए आप फॉर यूज़ कर रहे होते हो, डू वाइल लूप के लिए डू वाइल कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो, अकेला वाइल लूप के लिए आप वाइल कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए फॉर एग्जांपल आप CHAR, जिसे आप चार बोल रहे होते हो, कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। किसी भी आउटपुट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, उसके आउटपुट को शो करवाने के लिए प्रोग्राम की, वहाँ पे आप प्रिंट एफ कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। फंक्शन, यूज़र से रन टाइम वैल्यू लेने के लिए आप स्कैन एफ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो, तो स्कैन एफ बेसिकली कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है। आप वाइड कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो, वाइड तब यूज़ कर रहे होते हैं जब आप लोगों के फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप ना हो। वाइड तब यूज़ कर रहे होते हैं पैरामीटर्स की जगह पे, जब कोई पैरामीटर वहाँ पे पास वेरिएबल पास ना हो रहा हो, तो ये वाइड क्या है? अगेन एक कीवर्ड है। मेन फंक्शन के लिए आप मेन कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई टास्क असाइन है, आप इन्हें सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें मॉडिफाई या रीडिफाइन नहीं कर सकते।
किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आप इन्हें रीडिफाइन नहीं कर सकते। इस तरह के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब इनकी तादाद कितनी है? तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं। देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज कीवर्ड इन सी। क्लियर हो गया? अब जो की पॉइंट बना आपके माइंड में कि कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन द प्रोग्राम। बस इतना सा ज़हन में रखें कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड आप सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स के अंदर जिक्र किया। नेक्स्ट मूव करें जी। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल पीछे पहले हमने कई लेक्चर्स के अंदर इसका जिक्र किया कि आगे चल के पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल एक्चुअल होता क्या है। आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना, जस्ट प्रोसीजर को देखें। ये बात कई दफ़ा रिपीट हुई, ऐसा है ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो अब देखिए कि वेरिएबल एक्चुअल है क्या। वेरिएबल आर नेम्ड memory locations, memory cells which are used to store programs, input data and its computational results during program execution. समझने की चीज़ यहाँ पे ये है कि वेरिएबल एक्चुअली एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये ज़रा डायग्राम के अंदर गौर करें, ये नज़र आ रहा है? आप मेन मेमोरी के अंदर, अब ये अच्छे तरीके से देख लें, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आप लोगों का वो मेन मेमोरी वाला पोर्शन है, ये वो सेल्स हैं। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर भी जब रैम पढ़ाई थी तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे सारी बताई थी। और ये इनके मेमोरी सेल एड्रेसेस हैं। ये सेल एड्रेसेस हैं ना, एड्रेसेस का पता चल रहा था ना, एड्रेसेस समझाया था ना। और ये सेल, हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है, ये सारी कहानी समझाई थी। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल के बारे में बताया कि एक्चुअली मेमोरी लोकेशन का नाम है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया का नाम है, जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद मेन मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल की एक्चुअल साइज़ के अगेंस्ट मेमोरी सेल को रिजर्व करना है। लाइक आपने इंटीजर डाटा टाइप का एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, ओके। अब डिक्लेरेशन पढ़ेंगे आगे, इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने डिक्लेरेशन करवाई ना, तो देन होगा क्या, वो मेन मेमोरी के अंदर एक सेल रिजर्व कर लेगा। कितना साइज़ रिजर्व करेगा, डाटा टाइप और उसकी टाइप्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा एक एक कि इंटीजर के लिए इतना साइज़ मैक्सिमम, फ्लोट के लिए इतना मैक्सिमम, कैरेक्टर के लिए इतना मैक्सिमम साइज़ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एक फिगर याद रखें, इंटीजर के लिए बता देता हूँ, -32,768 से लेकर, ये मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज इसकी +32,767, 767। क्लियर हो गया? इस गिवन रेंज के अंदर आपका वेरिएबल मेन मेमोरी, जिसे आप रैम बोल रहे होते हो, सेल रिजर्व कर लेगा। और इतनी बड़ी वैल्यू आपके उस रिजर्व सेल के अंदर स्टोर हो सकती है। इस रेंज से आप एक्सीड भी नहीं कर सकते और इससे छोटी वैल्यू भी नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो क्या होगा, आगे चल के अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आएगा। एरर पड़ेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये वेरिएबल, एज द नेम suggest, value of variable may change during the program execution. We are familiar with the concept of variable with reference to algebra. Variables are created in memory RAM, therefore the data is stored in them temporarily. One should not mix content of a variable with its address. These are entirely different concepts. The contents of a variable can be thought of as residence of your neighboring house, while the address of variable can be thought of as the address of that house. अब यहाँ पे कोई चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को कि जब आपने वेरिएबल का कोई नाम रखा तो असल में हो क्या रहा है, एग्जीक्यूशन के दौरान आपके वेरिएबल की जो वैल्यू चेंज हो रही है या वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वैल्यू को आप यूज़ कर रहे हैं, वो वैल्यू आपकी एक्चुअल में जा कहाँ पे रही है, कहाँ से अप्रोच हो रही है। तो वो बेसिकली जैसे ही आपने डिक्लेरेशन करवाई थी वेरिएबल की,
मेन मेमोरी के अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले बताया सेल एड्रेस जो उसने रिजर्व किया था, उसी सेल एड्रेस को अप्रोच करते हुए वहाँ पे सेल्स के अंदर वैल्यू स्टोर भी करवाएगा और वहाँ से अप्रोच भी करवाएगा। अब यहाँ पे देखें पिक्चर के अंदर अगेन ये वेरिएबल खड़ा है आपका, कोई भी इसका नेम हो सकता है, ये VAR लिखा हुआ है, आप अपना नेम लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, सो ऑन टू Z कॉम्बिनेशन हो सकता है। रूल्स पढ़ेंगे तो समझाऊंगा कि वेरिएबल का नेम रखते कैसे हैं, कैसा रखना चाहिए। साइज तो बताया ना आइडेंटिफायर का कि 31 का होना चाहिए, लेकिन कैसा रखना है ये भी समझाऊंगा। ये देखें, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल नज़र आ रहा है, ये 0002, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा एड्रेस होता है या नहीं होता इस बात से कंसर्न नहीं। और कंटेंट ऑफ दैट वेरिएबल क्या है 12। जैसे आपने VAR के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो उसने 0002 लोकेशन के ऊपर, जो कि कहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है, ये थर्ड सेल रैम का नज़र आ रहा है ना, ये थर्ड वाला जो सेल है रैम का, यहाँ पे उसने एक मेमोरी रिजर्व कर ली। ये देख रहे हैं VAR वेरिएबल, और ये 0002 जो आपने सेल एड्रेस बताया, हालांकि ये आप नहीं बताएंगे, ये ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन के मुताबिक सेल रिज़र्व करेगा, आप इसे नहीं बताएंगे, प्रोग्राम के थ्रू आप नहीं बता रहे होते जब आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम कर रहे होते। बात समझ आ रही? जब असेंबली प्रोग्राम कर रहे होते हैं, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके इंस्ट्रक्शन राइट की जाती हैं, देन वहाँ पे हम लोकेशन भी बता रहे होते हैं। तो जब असेंबली लैंग्वेज कभी इन फ्यूचर पढ़ी, ग्रेजुएशन के दौरान आपको पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग ज़रा ये बात ज़हन में रखिएगा, यही बात जो आज हो रही कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब आप सिंबल्स को यूज़ करके कोड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स के तौर पे इंस्ट्रक्शंस बताई भी थी कि मूव AX5, ऐड AX बात समझ आ रही? तो यहाँ पे आप सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स भी बताएंगे कि कहाँ से वैल्यू उठनी, कहाँ पे जानी, और कौन सी वैल्यू ने किस रजिस्टर को टारगेट करना है और वो कहाँ पे लोकेट करता है, ये इन डिटेल आपको असेंबली जब पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा डिटेल में समझाएगा। ओके हो गया? अब यहाँ पे वेरिएबल से समझ आ गई। जैसे आपने VAR नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो उसने 0002 जो कि एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी अवेलेबल सेल था, वहाँ पे उसने रिज़र्व कर दिया। अब आपने बताया कि इसके अंदर रखना क्या है, कंटेंट बताया कि 12 एक वैल्यू है जो कि गिवन रेंज के अंदर है ना, -32,768 से लेकर 32,767 की रेंज, ये इंटीजर के लिए बोल रहा हूँ, आगे बाकी सब की भी पढ़ेंगे डाटा टाइप के अंदर। तो ये 12 उसने उठा करके इस दैट पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर राइट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें, डिक्लेरेशन क्या है। C is a strongly typed language. All variable must be declared before it being used. The compiler will report an error if an undeclared variable is used in a program. A variable is declared in C by specifying its type, data type and the name. C language एक strongly typed language है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी C लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करवाना ज़रूरी होता है, उसकी डिक्लेरेशन ज़रूरी है। अब डिक्लेरेशन एक्चुअल में है क्या चीज़? डिक्लेरेशन कंसिस्ट करती है बेटा दो चीज़ों पे। नंबर 1, वेरिएबल की डाटा टाइप, यानी किस तरह का वेरिएबल, उसकी जो टाइप है वो कैसी है, यानी वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो करैक्टर है, वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, यानी वैल्यू किस किस्म की है, उसकी डाटे की टाइप बताना ज़रूरी। नंबर 2, उस वेरिएबल का नेम बताना ज़रूरी। डिक्लेरेशन में ये दो चीज़ें, डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बताया था ना कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको फॉलो करके क्या कर रहे होते हैं आप, प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कोड कर रहे होते हैं, एक्चुअली क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी सिंटैक्स है, वो ज़रा देख लें। ये सामने ज़रा गौर कीजिएगा। डाटा टाइप यहाँ पे डाल देंगे, स्पेस डालेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम डाल देंगे। वेरिएबल का नेम डालने के बाद आप जानते हैं कि ये एक सी की स्टेटमेंट है, और बताया था कि बॉडी ऑफ प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है सेमी कॉलन से। तो ये आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे नज़र आ रहा होगा, सेमी कॉलन, डाटा टाइप, स्पेस, वेरिएबल नेम और सेमी कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है, लिखने का तरीकाकार है। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स हैं, तो ज़रा एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप लोगों का ये
वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। डाटा टाइप रेफर टू द टाइप ऑफ डाटा बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसा कि बताया था कि आप लोगों की जो डाटा टाइप है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि किस तरह का डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। एग्जांपल्स के लिए उसने मेंशन किया कि किलोग्राम, किलोग्राम्स कोई भी उसके पास चीज़ मौजूद है जो किलोग्राम्स के अंदर उसका वज़न। अब किलोग्राम जो हैं वो किस तरह का डाटा है आपके माइंड में? क्या वो कोई क्या वो कोई करैक्टर डाटा टाइप का डाटा है? क्या वो कोई करैक्टर डाटा है? क्या वो कोई स्ट्रिंग है? क्या वो कोई डेसिमल वैल्यू इशारिया वाली? नहीं, वो एक इंटीजर वैल्यू है, यानी 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 45 किलोग्राम एंड सो ऑन, यानी एक्चुअल वैल्यू है ना, विदाउट डेसिमल पॉइंट। कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं, कोई स्ट्रिंग तो नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इंटीजर डाटा टाइप। ये देख रहे हैं, डाटा टाइप पहले यूज़ करनी, क्या यूज़ करनी है? डाटा टाइप। तो डाटा टाइप आपने यहाँ पे इंटीजर था, ये आपको खुद बताना होगा कि ये जो सर हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाने जा रहे हैं ये किस किस्म का है, इसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू किस किस्म की है। तो जिस तरह की वैल्यू होगी उसी तरह से आपने उसकी टाइप इंडिकेट करनी है, डिक्लेयर करवानी। तो ये चूंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी थी तो हमने इसकी जो टाइप रखी वो क्या है? इंटीजर के लिए आपने जो कीवर्ड यूज़ करना है वो कौन सा? इंट, INT। ये याद रखिएगा, इंटीजर आपने यूज़ किया। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि जितने भी कीवर्ड हैं, यानी जितने भी रिजर्व वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे, कहीं पे कैपिटल मत डालिएगा। प्रैक्टिकली आप परफॉर्म जब करेंगे तो कहीं गलती से भी आपने कोई कैपिटल यूज़ कर दिया तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो ये स्मॉल INT इंटीजर रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो डाटा टाइप का कीवर्ड है वो है इंट। इसी तरह से कोई लेंथ मापने के लिए कोई वेरिएबल लेंथ, चूँकि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो इसलिए उसने एक बड़े साइज़ की डाटा टाइप रिप्रेजेंट करवा दी डिक्लेरेशन के लिए। डबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे इंटीजर यूज़ करनी है, कहाँ पे डबल यूज़ करनी है, कहाँ पे लॉन्ग डबल यूज़ करनी है, कहाँ पे फ्लोट यूज़ करनी है, कहाँ पे करैक्टर यूज़ करनी है, कहाँ पे हमने स्ट्रिंग के लिए कैसे, यानी ये कंप्लीट डाटा टाइप और डाटा टाइप की आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उनको जैसे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डाटा टाइप की डिक्लेरेशन का पता चल गया। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वेरिएबल separated by commas as specified with the data type to declare more variable of the same data type। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि अगर डाटा टाइप सेम है और वेरिएबल एक से ज़ायद हैं, यानी ए वेरिएबल, एक बी वेरिएबल, एक सी वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं, तीनों इंटीजर डाटा टाइप के हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन के अंदर लिखें इंट स्पेस ए सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा इंट बी सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन के अंदर इंट सी सेमीकोलन। क्लियर? जबकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप के लिए आप इंट कीवर्ड यूज़ करें, स्पेस डालें, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड पे सेमीकोलन डाल दें, यानी एक से ज़ायद वेरिएबल सेपरेट हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और उन सब की एक ही दफ़ा फाइल रिप्रेजेंट करवा दें तो डिक्लेयर हो जाएंगे। अब जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ रूम्स, ये तीनों इंटीजर वेरिएबल हैं तो उसने तीनों को इकट्ठे ही डिक्लेयर करवा दिया इंटीजर डाटा टाइप, और ये देख रहे हैं कॉमे की मदद से इन्हें सेपरेट कर रहा है और एंड पे सेमीकोलन लगाया तो ये एक ही लाइन के अंदर डिक्लेरेशन हो गई। सेम एज किलोग्राम, लेंथ, वॉल्यूम, हाइट, ये 4 वेरिएबल थे तो चारों को उसने कॉमा की मदद से सेपरेट किया और डिक्लेरेशन के लिए उसने जो डाटा टाइप यूज़ की डबल यूज़ कर ली। तो इन सब की जो डाटा टाइप थी वो सेम थी, इसलिए बजाय इसके कि डबल किलोग्राम सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे फिर डबल लेंथ, फिर डबल वॉल्यूम, डबल हाइट करता तो एक ही लाइन के अंदर भी डिक्लेरेशन हो गई। जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन करवा ली, यानी उसकी टाइप बता दी कौन सी है, किस तरह का डाटा उसके अंदर सेव होना है, डाटा टाइप आ गई। अगर तो इंटीजर है तो देन आप इंट यूज़ करेंगे, अगर डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो फ्लोट यूज़ करेंगे, यानी फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए फ्लोट FLOAT, करैक्टर के लिए CHAR, चार जिसे आप पढ़ रहे होते हो, और स्ट्रिंग के लिए समझाऊंगा आगे चल के जब सिंटैक्स आएगा, करैक्टर ही यूज़ होता है लेकिन इन ब्रैकेट हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, साइज़ बता देते हैं, जैसे ही करैक्टर का साइज़ बताते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर चला जाता है, उसकी डिक्लेरेशन आगे चल के डाटा टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन वर्सेस डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अब यूँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो करवा लिया, अब बारी आ गई है कि वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है।
तो याद रखें कि वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर द नेम ऑफ वेरिएबल टू बी यूज इन द प्रोग्राम एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। यानी कि जब आपने डिक्लेरेशन करवाई तो आपने एक तो उसका नाम बता दिया वेरिएबल का कि नाम क्या है, लाइक अभी नीचे ये दो वेरिएबल डिफरेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, वॉल्यूम इंटीजर डाटा टाइप का, और सी एच नाम से एक उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसकी डाटा टाइप उसने क्या रखी, करैक्टर। और दो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, एक तो उसका नेम और दूसरा आप बता रहे हैं कि उसकी टाइप कौन सी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर नेम ऑफ टू वेरिएबल वॉल्यूम एंड करैक्टर, ये ऊपर अभी बताया, यूज टू स्टोर द इंटीजर एंड करैक्टर डाटा रिस्पेक्टिवली। A variable declaration does not set aside memory location for the data to be stored. It just informs the compiler the name of variable and the type of data to be stored in it. While the definition of variable that set aside memory location for the variable. जब आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाई तब तक आप सिर्फ कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि वेरिएबल का नेम क्या है और वेरिएबल की टाइप क्या है। अभी तक उसने मेन मेमोरी के अंदर जो मेमोरी पोर्शन रिजर्व किया है उसके बारे में उसे नहीं पता, उसका साइज़ कितना है अभी तक उसने नहीं बताया। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज का पता चल गया क्योंकि वो डाटा टाइप बता रही है, नेम का पता चल गया क्योंकि आपने रिप्रेजेंट आइडेंटिफायर की मदद से कर दिया। अब जैसे आप उसकी डेफिनेशन करवाओगे यानी आप उसकी इनिशियलाइजेशन करवाओगे तो फ़ौरन से उस वेरिएबल के अगेंस्ट मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी और उसको वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के हिसाब से एक्सपेंड या उसे कंप्रेस करके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? However, in C, the variable declaration statement not only declares the variable but also define it as in case of above two statements. It does not mean that the declaration of variable cannot be separated from its definition in C. तो बच्चों याद रखें कि जब आपने डिक्लेरेशन कंप्लीट करवा ली, डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद आप इनिशियलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे तो इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है तो आइए देखते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि सर ये जो वेरिएबल हमने इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करवाया, डिक्लेयर करवाया, आइडेंटिफायर की मदद से उसे आइडेंटिफाई करवाया, या करैक्टर के लिए, या फिर हमने फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए या स्ट्रिंग के लिए, इसके अंदर जौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है वो वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यू बेसिकली बताना इनिशियलाइजेशन कहलाता है, डेफिनेशन कहलाता है। कैसे? असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल at the time of its declaration is called initialization of a variable. In a C program, when a variable is declared, the compiler set aside some memory space for it. जैसे कि बताया कि जैसे ही आप डिक्लेरेशन करवाते हो memory reserve. This allocated memory space may contain data meaningless to the program, also called garbage value. यानी यहाँ पे ये जो garbage value का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो ये कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया और आपने उसे यूज़ ही नहीं किया, देन उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई सी भी रैंडम वैल्यू उठा करके वो रख देगा। आप क्या कंसीडर कर रहे होंगे? गार्बेज वैल्यू, जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस वैल्यू बेसिकली गार्बेज वैल्यू कहलाती है। याद रखिएगा कि आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन तब करवानी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन उस वेरिएबल की करवानी है जिसको आपने यूज़ भी करवाना है। अदरवाइज़ जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया तो उसने मेमोरी पोर्शन रिजर्व कर लेना है जो कि आपके बाकी वेरिएबल के यूज़ में नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, वही वाला वेरिएबल डिक्लेयर करवाइएगा जिसको आपने यूज़ करना है। अदरवाइज़ गार्बेज वैल्यू वाली जगह रिज़र्व कर लेगी और आप लोगों का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है बाकी वेरिएबल्स को वो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा लेकिन वो वाली स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। द कंप्यूटेशन इन्वॉल्विंग दिस वेरिएबल में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कि अगर आप इस वेरिएबल को कहीं पे कॉल कर देते हैं, यानी कॉल करने से मुराद ये कि आप इसे एक्सेस करते हैं, यानी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर आपने रखा कुछ नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन करवाई, तो वो कोई सी भी गार्बेज वैल्यू उठा करके रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर किसी उस वेरिएबल को जिसकी डिक्लेरेशन तो है, इनिशियलाइजेशन नहीं है, आपने किसी दूसरे वेरिएबल के साथ यूज़ कर लिया तो देन फिर वो रिजल्ट्स का ऐसा रगड़ा निकालेगा कि आप लोगों का सारी आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। To avoid this situation, all variables should be declared before being used.
यानी कि आपने जब उसे यूज़ करना है तो उससे पहले बेहतर ये है कि आप उसे क्या कर लें, इनिशियलाइज करवा लें, डिफाइन करवा लें। अ वेरिएबल कैन आल्सो बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी ये भी ज़रूरी नहीं कि आप डिक्लेरेशन अलहदा से करवाएं और इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन उसकी अलहदा से करवाएं, एक ही लाइन के अंदर भी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी जी, इंटीजर। ये ज़रा बॉटम पे देखें, इंटीजर डाटा टाइप का काउंट वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवा दिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए जो उसका सिंटैक्स है पहले तो वो ज़हन में रखें। सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नेम, क्या आएगा वेरिएबल का नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल नज़र आ रहा है ना आपको, इसे आप इक्वल नहीं पढ़ेंगे, कंपैरिजन नहीं पढ़ेंगे, इसे आप क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट या किसी दूसरे वेरिएबल से या किसी एक्सप्रेशन से वैल्यू उठा करके किसी वेरिएबल के अंदर या किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर जब स्टोर करवाई जाती है तो इस प्रोसेस के लिए आप जिस सिंबल का सहारा लेते हैं, सिंगल इक्वल, उसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देंगे। ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे आप वो वैल्यू डाल देंगे जिसको आप स्टोर करवाना चाहते हैं, जो आप इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं या जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल की। लाइक इस एग्जांपल के अंदर आप काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करके बैठे थे, तो काउंट को आप फॉर एग्जांपल 125 वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हैं काउंट वेरिएबल के अंदर, तो आप 125 को असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल की राइट साइड पे डाल देंगे और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है 125 ये काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी काउंट वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का जो इसने पोर्शन मेमोरी का रिज़र्व कर रखा है मेन मेमोरी के अंदर, वहाँ पे जा कर के ये स्टोर हो जाएगा, यानी कंटेंट ऑफ वेरिएबल के तौर पे स्टोर हो जाएगा। अब ये तो था कि डिक्लेरेशन आपने अलहदा से करवाई और इनिशियलाइजेशन आपने नेक्स्ट लाइन पे करवा दी, और अगर आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये कि पहले आप डाटा टाइप डाल दें, जैसा कि ये करेक्टर डाटा टाइप के लिए उसने CHAR यूज़ किया। वेरिएबल का नेम डालें स्पेस के बाद, ये वेरिएबल का नेम CH रख दिया, यानी CH रख दें, आप A रख दें, B रख दें, कैसे रखना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रूल्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। CH नाम का एक वेरिएबल जो कि डाटा टाइप उसकी क्या है, करेक्टर। उसके बाद इसकी इनिशियलाइजेशन भी इसी लाइन में करवानी, तो इसके बिल्कुल सामने डिक्लेरेशन टाइम पे तो आप क्या करते थे, सेमी कॉलन डाल देते थे, जबकि इनिशियलाइजेशन अगर इसी लाइन में करवानी है तो आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डाल देंगे और सामने सिंगल कोटेशन के अंदर, चूँकि ये डाटा टाइप है करेक्टर, तो करेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए आप सिंगल कोटेशन का यूज़ करते हैं, सिंगल कोटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। सिंगल कोटेशन के अंदर आप सिर्फ एक करेक्टर डाल सकते हैं, कितने, एक। इसकी भी रीज़न है क्योंकि आपका करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल ओनली 1 बाइट डाटा स्टोर कर सकता है और एक बाइट के अंदर एक करेक्टर ही स्टोर हो सकता है। सिंगल कोटेशन के दरमियान आप A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू सिंबल? तो बच्चों याद रखिए जो सिंगल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी डालेंगे वो आपका करेक्टर कंसीडर होगा। ओके, उसके बाद फिर आपने सेमी कॉलन डाल देना है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो जैसे ही आगे चल के किसी एग्जाम्पल के अंदर प्रोवाइड करूँगा तो मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये फ्लोट डाटा टाइप का एक वेट वेरिएबल, सामने असाइनमेंट ऑपरेटर और सामने वैल्यू डाल के सेमी कॉलन डाल देंगे तो एक ही लाइन के अंदर डिक्लेरेशन और साथ में इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर जिसके अंदर हमने आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।